और अब बात झारखंड प्राइम की, जहां झारखंड की सोरेन सरकार जन आशीर्वाद जौहर यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होगी। इस यात्रा की अगुवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे। उनके साथ महागठबंधन के सभी मंत्री, सांसद और विधायक इस यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। आपको बता दें, यह यात्रा सरकार के 3 साल पूरे होने पर निकाली जा रही है। तो जल्द ही जौहर यात्रा का शुभारंभ होगा। खबर है कि 8 दिसंबर से जौहर यात्रा की शुरुआत होगी और सीएम सोरेन इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यात्रा में कई नेता और मंत्री शामिल होंगे। यात्रा में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। ये पूरी जानकारी रांची से सामने आई है, जहां पर 8 दिसंबर से जौहर यात्रा की शुरुआत होने वाली। इस यात्रा में सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, तमाम नेता होंगे और खबर है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये आशीर्वाद जौहर यात्रा 8 तारीख दिसंबर से हमारे महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने एक मीटिंग करके ये फैसला लिया कि आशीर्वाद जौहर यात्रा हम लोग 8 तारीख से करेंगे और इसमें जनता के बीच मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और सभी बड़े नेता जनता के बीच जाएंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। एक तरह से समझिए कि जो जिस तरीके से सरकार आपके द्वार जाकर के जनता की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुनकर निराकरण सरकार ने किया, उसी कड़ी में ये आशीर्वाद जौहर यात्रा है। इसमें जो हमारे मैनिफेस्टो में, जो महागठबंधन के मैनिफेस्टो में जो बातें थी, जो वादे किए गए थे जनता से, जैसे सरना धर्म कोड, स्थानीयता जो 32 खतियान के आधार पर किया गया, ओबीसी 27% आरक्षण था, या पाराकर्मी या पुलिसकर्मी का जो भी किया गया, तो ये सारी चीजों को जनता को बताया जाए कि पिछले 3 साल में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जनता से वादे किए थे उसको जो पूरा किया गया। देखिए, इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सरकारें जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें प्यार और समर्थन दिया है, तो हम जनता का कितना काम सरकार बनने के बाद कर सके, यह भी आकलन जनतंत्र में जनता को करना है। तो स्वाभाविक तौर पे इसके लिए आशीर्वाद यात्रा, आभार यात्रा 8 दिसंबर से निकलने की तैयारी महागठबंधन कर रही है। क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में अगर हम जनता से आशीर्वाद नहीं लेंगे तो हम किससे आशीर्वाद लेंगे? और जनता ने जिस अपने समस्या के समाधान के लिए महागठबंधन सरकार को चुना है, वो समस्या कितना दूरी तक समाधान हो पाया है, यह भी जनता से पूछना होगा। और वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल रघुवर दास ने कहा कि सरकार वोट के लिए विशेष समुदाय के लोगों को संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद घायल हुए 2 आदिवासी युवकों से मिलने रघुवर दास अस्पताल पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद आदिवासियों पर अत्याचार काफी बढ़ गया है। वह इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते रघुवर दास के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। तो खबर ये बोकारो से है, जहां हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने तंज कसा है और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया है। रघुवर दास ने आरोप लगाए हैं। रघुवर दास के बयान पर अब वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। रघुवर दास जी इतने नीचे स्तर की राजनीति करेंगे, मैं समझता हूँ ये उनके छवि के लिए नहीं है। वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदिवासी के साथ मारपीट हुई और जिन्होंने मारपीट किया वो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो पूरी पुलिस जांच कर चुकी है और जांच के क्रम में जो दोषी थे उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो कहाँ सरकार चिंता नहीं कर रही है आदिवासियों के लिए, या फिर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? अगर गलत हो रहा है तो पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन भी ले रहा है और एक्शन लेते हुए उसे चालान करते हुए भेजा गया। और खुद जो प्रमुख हैं वहाँ के, जो नई प्रमुख जीत के आई हैं, उन्होंने स्वयं
उस व्यक्ति को, जो उनके शायद देवर लगते हैं, उन्होंने स्वयं जाके पुलिस में उसको अरेस्ट करवाया और उसको बोला कि आप हिरासत में लेके इसको चालान करिए। तो जब कोई गलत होगा तो उसके साथ निश्चित तौर पर पुलिस जो है जो कार्रवाई है वो नियम संगत करेगी। रघुवर दास जी इसमें बयान आके दे रहे हैं, पहले जमशेदपुर तो देख लें, पहले सरजू राय जी से निपट लें, फिर वो हेमंत सोरेन से निपटने की बात करें। अभी तो वो खुद ही निपटने की स्थिति में नहीं है, तो कहाँ वो किस मॉरल ग्राउंड पे वो बात कर रहे हैं? जिसको खुद के विधानसभा की जनता ने नकार दिया, वो आज झारखंड का मतलब आने वाले समय का मुख्यमंत्री अपने आप को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य। राज्य में तथाकथित अपने को आदिवासी हितैषी कहने वाला आदिवासी मुख्यमंत्री कि राज्य में सबसे ज्यादा अगर 3 साल में अत्याचार हुआ तो आदिवासियों और दलितों के ऊपर। आपको याद होगा, सरकार गठन होने के बाद 15 दिन के अंदर ही चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार हुआ। इसी तरह की घटना गुमला के घाघरा में भी आदिवासियों पर हत्या हुई। 3000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या। और आज चंदपुरा में भी जो घटना घटी, ये सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो। और जब जानकारी मिली उसी घटनाक्रम में आया, और जैसा हमारे जो पीड़ित है हांसदा जी मुर्मू जी ने बताया कि ये सरकार में सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहा, हम आदिवासियों की चिंता करने वाला कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वोट बैंक नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी इस विशाल परिवार का आदिवासी को एक अंग मानती है, और उसी क्रम में आज हम लोग देखने आया, और उनकी जो भी इलाज संबंधी जो समस्या, वो सब भारतीय जनता पार्टी आपस में बात करके उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रही। लोहरदगा के चंदकोपा गांव में अज्ञात हमलावरों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों के मुताबिक ये घटना सुबह की गई है, जिस समय महिला घर पर अकेली थी। फिलहाल पुलिस मृतक महिला के पति से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मामले में कोई सुराग लग सके। विस्थापित युवाओं ने सेक्टर 9 के कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू किया है। ये सत्याग्रह विस्थापितों ने घर बनाने के लिए जमीन देने की मांग को लेकर किया है। आपको बता दें कि बोकारो स्टील को जमीन देकर प्लांट स्थापित कराने वाले विस्थापितों को नौकरी दी गई थी, जिसके बाद अब वे अपना घर बनाने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। मामले पर युवा आंदोलनकारी जयराम महतो ने कहा कि जिन लोगों ने बोकारो स्टील को जमीन देकर बसाने का काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर बोकारो को पहचान दिलाई, आज उन्हें विस्थापन का दंश मिल रहा है, उन्हें तिरस्कार दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें रहने के लिए घर दिया जाए और अतिक्रमणकारी 33 लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। हम लोग 8 से 10 बार भूख हड़ताल किए, 2 बार आत्मदाह किए, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई भी सूद नहीं लिया। 150 बार एसी साहब से मिला है, 20 से 25 बार डीसी साहब से मिला है। बेरमो के एसडीओ साहब हैं, उनसे 20 से 25 बार मिला है, और जरीडी सीओ साहब से करीबन 60 से 70 बार मिला है। सबके सामने मैंने अपना फरियाद को दुखाया, लेकिन किसी ने सूद नहीं लिया। और डीपीएलआर के द्वारा जमीन का बंदरबाट हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2020 में 33 अतिक्रमणकारी का बाकायदा लिस्ट निकला हुआ है डीपीएलआर के विभाग के द्वारा, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 4 से 5 लाख रुपया लेकर पर्चा दिया जाता है, जो गैर कानूनी है, जो अवैध रूप से वो उसका मतलब कि वो ये नहीं करते हैं, लेकिन एक तो ज़मीन को घेर कर 4 से 5 लाख रुपया मोटी रकम देकर वो ज़मीन को ले रहे हैं अपने नाम पे, और उसको बड़े बड़े दाम पे उसको बेच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बात अब धनबाद की, जहां ट्रैफिक जाम ने इन दिनों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर भर में लगे अतिक्रमण के कारण सड़कों पर आए दिन जाम लगा रहता है। नेशनल हाईवे 19 के किनारे आम लोगों के चलने के लिए बनाए गए सर्विस लेन पर ट्रांसपोर्टरों को और गैरेज मालिकों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। हम लोग
बरवाड़ा थाना में बैठक भी हुई थी, सार्वजनिक बैठक, जिसमें हम लोग थाना प्रभारी को भी बताएं और उस बैठक में NHI का पदाधिकारी भी आए हुए थे और उन दोनों को हम लोग बताएं जो जाम का समस्या है, आवागमन में बहुत तरह का दिक्कत आते रहता है, जाम के चलते चोरी वोरी भी होता है दुकान में। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि जो जाम को हम लोग हटवा देंगे, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 2-3 बार मिले उस पर, लेकिन फिर भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जो संबंधित क्षेत्र के NH के डिवीजन्स हैं, धनबाद या दुर्गापुर, जिनका भी क्षेत्र है वो, उनको कहा गया है कि अपने अपने यहाँ के कौन से हाई काइंड ऑफ ज़्यादा इंक्रोचमेंट वाले जो क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से चोकिंग की या ट्रैफिक कंजेशन का इशू हो रहा है, तो उनको चिन्हित करते हुए अपने स्तर से इंक्रोचमेंट हटाएं और अगर उनको कहीं प्रशासन की आवश्यकता होती है फोर्स मजिस्ट्रेट की, तो वो हमको लिस्ट के साथ में सूचना भी दें, तो वो उनके साथ फॉलोअप किया जा रहा है। रांची के बुढ़मू प्रखंड की सामाजिक संस्था AK आजाद सेवा संस्था सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी भूमिका निभाती रहती है। AK आजाद संस्था के अध्यक्ष गुलशाद राजा ने बताया, हम मानव हैं और ऐसे में मानव होने के नाते हमारा पहला धर्म मानवता का परिचय देना है। हमारी संस्था किसी खास धर्म मजहब के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सजग रहकर अपना काम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करती है। आज AK आजाद सेवा संस्थान के द्वारा श्रमदान से बुढ़मू और उमडंडा के बीच जो पुल है वो जर्जर हो गया था, उसको मरम्मती किया गया सभी के सहयोग से। ये हम लोग का सामाजिक संस्था है और हम लोग कुछ अपने में सहयोग राशि जमा करके और इस तरह से कार्य हम लोग करते हैं। और वही जमशेदपुर में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की जयंती पर उनके स्मारक स्थल पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने पूरे निष्ठा भाव से उनको नमन कर याद किया है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा इकाई के मेंबरों ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने बताया, 18 साल की उम्र में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले खुदीराम बोस युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके बताए आदर्शों पर आज के युवाओं को चलने की जरूरत है। युवाओं के लिए आज एक प्रण लेने का दिन है, क्योंकि उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में देश के प्रति अपने आप को निछावर कर दिया। और आज के तारीख में हम देखेंगे कि भारत एक युवा देश है और युवा देश का रीढ़ होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हमारे युवा वर्ग है गलत रास्तों पे ज़्यादा चले जा रहे हैं। कोई नशा के गिरफ्त में है, कोई गलत कार्यों में लिप्त है। तो आज का दिन अगर हमें एक अच्छा भारत को, सशक्त भारत और अच्छा समाज का अगर हमको निर्माण करने की आवश्यकता है, तो युवाओं को देश के प्रति, समाज के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारा समाज और देश आगे बढ़ सकता है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस फेयर में धनबाद के रहने वाले वुड आर्टिस्ट वीरेंद्र ठाकुर की वुड कोलाज कलाकृति लोगों को खूब पसंद आ रही है। दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी नाम की इस कलाकृति की कीमत 3 करोड़ 99 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके फ्रेम का वजन 63 किलो है। बता दें कि आर्टिस्ट वीरेंद्र ठाकुर ने 11 महीनों की कड़ी मेहनत से इस कलाकृति को तैयार किया है। ये कलाकृति सागवान से 258 लकड़ी के टुकड़ों से बनाई गई है। हजारीबाग के बिनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां विश्वविद्यालय और यूथ फेस्टिवल में 20 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी है। यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम में प्रमुख डॉक्टर जॉनी रूफीना तिर्की ने बताया, विद्यार्थी जीवन पढ़ाई के साथ कलाकारों को निखारने के साथ साथ छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर होता है, जिसके लिए यूथ फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। मैम क्या खाइएगा?
लोग झारखंड से हैं और ये मतलब जो कल्चरल है हम लोग का झारखंडी, वो प्राकृतिक पर निर्भर करता है और हम लोग मतलब सारा कुछ प्राकृतिक के अनुसार देख के ये जो हम लोग का कल्चरल डांस है झूमर, वो दिखाते हैं। और इसको आगे ले जाने के बाद रहा तो जैसे कि अभी हम लोग को पता है सब कोई अलग जगह का कल्चरल अपनाना चाहते हैं, झारखंडी बहुत कम अपनाते हैं। यहाँ के झारखंडी लोग भी होके झारखंडी बहुत कम अपनाते हैं, पर हम लोग ये क्या बोले, हम यही कहेंगे कि ये जो हम लोग का झारखंडी डांस है इसको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए और आने वाले जनरेशन को, जैसे कि आते अभी पीछे जो जनरेशन थे जो बीत गए हैं उसमें ये झारखंडी डांस बहुत ज़्यादा दिखाया गया था